इससे पूर्व में आप देख चुके हैं कि 2 स्टेप, पहला स्टेप टेंसेस, उसके वर्ग और उसकी अवस्थाएं, और दूसरा स्टेप काइंड ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। और अब तीसरा स्टेप आपके सामने है कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आप लोग इंग्लिश बनाने की सोचते हैं, कुछ वाक्य की बना पाते हैं, कुछ वाक्य की नहीं बना पाते। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की 2 अवस्थाएं हैं, एक तो होता है इंट्रोडक्टिव सेंटेंस और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू टेंस। इंट्रोडक्टिव सेंटेंस क्या है? ये वे वाक्य हैं जिनमें सब्जेक्ट है लेकिन उसके द्वारा की जाने वाली क्रिया नहीं है, और अगर सब्जेक्ट है, क्रिया है लेकिन क्रिया की नहीं जा रही है, क्रिया की अवस्था बता रहा है। कुल मिलाकर के आपको माइंड रखना है कि वे वाक्य जिनमें कर्ता की अवस्था, स्थिति, गुण या प्राकृतिक स्थिति बताई जाए तो वो वाक्य जो होते हैं परिचयात्मक वाक्य होते हैं, इंट्रोडक्टिव सेंटेंस होते हैं, जिनमें एक छोटा सा रास्ता है याद रखने का कि जब वाक्य में कोई भी वर्ब नहीं होती है या वर्ब होती है लेकिन उसे किया नहीं जाता तो इसका मतलब वो वाक्य परिचयात्मक वाक्य होता है। इसी प्रकार से आपके सिलेबस में दूसरा जो रूप है सेंटेंस का वो टेंस के अनुसार है। टेंस जैसा आपने पढ़ देखा कि 12 टेंस है और इसकी बहुत बड़ी पहचान है कि वे वाक्य हैं जिनमें कर्ता के द्वारा क्रिया की जाए। वाक्य क्या है? इसके बाद आप देख रहे हैं शब्दों का वह समूह जिसे क्रमानुसार लिखा जाए और कोई विशेष अर्थ दे वाक्य कहलाता है। यानी कि हमने जो है एक साथ एक ही वर्ग का कोई नाम बोल करके, कोई शब्द बोल करके या किसी प्रकार का शब्द बोल करके एक ही प्रकार का, और हमने कह दिया कि साहब सर ये सेंटेंस है। जैसे आपने कहा टीना मीना रीना कीना, ये वाक्य नहीं है, ये किसी एक विशेष शब्द का बोध करा रहे हैं, विशेष समूह का बोध करा रहा है, एक ही शब्द। परंतु वे वाक्य जिसमें विभिन्न प्रकार के शब्द हों और उन्हें क्रमानुसार लिखा जाए और कोई विशेष अर्थ दे, आपके लिए वो सेंटेंस कहलाएगा। जैसे बगीचे में प्रति सुबह विभिन्न फूल खिलते हैं। अब हिंदी सेंटेंस आप देख रहे हैं, सबसे पहले बगीचे में, ये आपकी निगाह में, बहुत से स्टूडेंट्स की निगाह में, बहुत से पाठकों की निगाह में या लापरवाही में ये ध्यान रखते हैं कि वाक्य का जो पहला शब्द होता है वो सब्जेक्ट होता है। नो, ये सब्जेक्ट नहीं, बल्कि बगीचे में एक स्थान है। प्रति सुबह के समय का बोध करा रहा है, विभिन्न फूल ये कर्ता का बोध करा रहा है, खिलते हैं इसकी मुख्य क्रिया है। आप देख रहे हैं कि आपकी जो सोच है कि वाक्य का पहला अक्षर कर्ता होता है वो गलत है। क्रिया से पूछो, हर आपका सोचा हुआ सेंटेंस, हिंदी का लिखा हुआ सेंटेंस, किसी के द्वारा बोला गया सेंटेंस, उसमें हमेशा मैन वर्ब जो होती है वो हमेशा अंत में होती है। और जब मैन वर्ब अंत में होती है तो उससे 4 प्रश्न कीजिए, कब, कहाँ, कैसे और कौन। कौन से पूछेंगे तो आपको सेंटेंस में कर्ता का मालूम हो जाएगा। जैसे खिलते हैं, ये सब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग है, निर्जीव है, इसलिए इसे पूछें क्या से। क्या खिलते हैं तो आपके सामने सब्जेक्ट मौजूद हो जाएगा। हमारी अंग्रेजी वाक्य रचना कैसे शुरू होगी? विभिन्न फूलों से होगी, वेरियस फ्लावर्स। अब इसके बाद दूसरा स्टेप आता है आपका प्रति सुबह। प्रति सुबह कोई शब्द नहीं बल्कि समय का बोध करा रहा है। समय का बोध या स्थान का बोध आपकी वाक्य रचना में या तो शुरू में हम कर सकते हैं या वाक्य के अंत में करेंगे। लेकिन मैं आपको गाइड दूंगा कि आप हमेशा अपने सेंटेंस रचना में समय का बोध या स्थान का बोध हमेशा वाक्य के अंत में करें। हमारा जो वाक्य बनाने का जो भाव है, वाक्य बनाने की जो आपकी प्रक्रिया है, आपका सोच है, आपकी राइटिंग है, वो सब्जेक्ट से शुरू हो और सब्जेक्ट आपको मुख्य क्रिया बता देगी। सब्जेक्ट आपको वाक्य का अंतिम शब्द बता देगा। सब्जेक्ट आपको वाक्य का कोई सा भी अंतिम शब्द, चाहे वो गुण बताता हुआ हो या उसकी अवस्था बताता हुआ हो या उसकी स्थिति बताता हुआ हो या प्राकृतिक स्थिति का बोध कराता हुआ हो, वो हमेशा अंत में होगा और वो अंतिम शब्द आपको उसके विषय में बता देगा कि किसके बारे में। राम एक अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का कौन है?
अच्छा लड़का, इससे पूछो कौन है अच्छा लड़का, तो आपको पता लग जाएगा नाम अच्छा। ये आपका परिचयात्मक वाक्य है। इसी प्रकार से जब हम अंग्रेजी में देखते हैं वाक्य रचना में, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। सब्जेक्ट लिखना है और इसके दो रूप होते हैं। पहला रूप है आपका सिंगुलर। आप अच्छी तरह जानते हैं सिंगुलर शब्द का रूप है ही, शी, इट, रहने, या कोई भी एक ऐसा शब्द जो केवल एक का बोध कराए, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सिंगुलर होगा। और दूसरा शब्द है आपका प्लूरल। प्लूरल में एक से अधिक का बोध कराने वाला शब्द है वो प्लूरल है, जिसमें अंग्रेजी में आई, जी, यू दे जो शब्द हैं वो प्लूरल का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जैसे लड़का, ये सिंगुलर, और लड़के, ये प्लूरल। इसके बाद हमें आवश्यकता पड़ती है अंग्रेजी वाक्य रचना में दूसरे शब्द की, हेल्पिंग वर्ब। आपके टीचर आपसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप हाथ ऊंचा करके कहते हैं किताब से सहायक क्रिया है। हो गया। अगर आपके टीचर कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, तो आप हाथ ऊंचा करके कहते हैं सहायक क्रिया, और आपके टीचर कहते हैं सहायक क्रिया, तो आप कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अरे भाई, जो सेंटेंस में अंग्रेजी वाक्य के अंदर जो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाला शब्द होता है वो जो है हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, वो सेंटेंस में अनिवार्य होता है। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी सहायक क्रिया नहीं होती है, बाकी और 10 सेंटेंसेस में सहायक क्रिया होती है। इसी प्रकार से तीसरा शब्द आता है मैन वर्ब। कर्ता के द्वारा किया जाने वाला जो कार्य होता है वो मुख्य क्रिया कहलाती है। हिंदी सेंटेंस में आप हमेशा देखेंगे कि मैन वर्ब हमेशा सब्जेक्ट की जो होती है वो वाक्य के अंत में लिखी होती है, और अपने आप में इसके 5 रूप होते हैं। आप इसकी क्लासिफाइड भी कर सकते हैं 5 रूपों की। जब सेंटेंस के अंदर ताहे तीहे की ध्वनि निकलती है, गागी की ध्वनि निकलती है, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जब सेंटेंस में खाते थी या आ ए ई की मात्रा पर वाक्य का अंत होता है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और जब सेंटेंस के अंदर चुका चुकी या ही के पर वाक्य का अंत होता है तो वो वाक्य में थर्ड फॉर्म आती है। और जब सेंटेंस के अंदर क्रिया के साथ रहा रही या हुआ हुई जुड़ा होता है तो वहाँ फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे होती है, जिसे इंग्लिश में ग्रैंड वर्ब कहते हैं। और जब वर्ब के साथ नाने की ध्वनि निकलती है तो वो इन्फिनिटिव वर्ब रहता है, जिसे हम अंग्रेजी वाक्य रचना में 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है। इस प्रकार अगर अब आपके टीचर आपसे कहते हैं कि वर्ब कितनी प्रकार की होती है, तो आप आज तक भी 12वीं क्लास के अंदर रॉन्ग बताते हैं कि 3 प्रकार की होती है। और भाई लेखनी के अंदर हमारे सामने हम जब भी किसी रचना को लिखते हैं तो कहीं भी 5 प्रकार की क्रियाएं हमें यूज में लेना पड़ती हैं। ये सेंटेंस की फॉर्मेशन बताती है कि कौन सी वर्ब कैसे। बहुत मोटी पहचान बता रहा हूँ आप लोगों को। टेंस के नाम से आप वर्ब याद नहीं रखें। 6 टेंस आपके सिलेबस में से जिसमें रहा रही या वो की ध्वनि डेफिनेट निकलेगी ही, जिसमें आपको हमेशा आएंगे वाली फॉर्म का प्रयोग करना है। हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे वाली फॉर्म रहा रही या हुआ हुई वाले वाक्य में आती है। इसी प्रकार से 3 टेंस आपके चिल्ला चिल्ला करके बोध करा रहे हैं कि क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या इसके अलावा या है, ये है, या था, ये थी, ये थे, या होगा, ये होगी, ये होंगे। तो इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। आपके 2 टेंस ऐसे हैं जो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, और एक टेंस ऐसा है पास्ट इंडेफिनिट जो हमेशा अपने साथ सेकंड फॉर्म लाता है। इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इन वर्बों की अवस्था अलग अलग काम में आती है। इस प्रकार से आपके ये जो वाक्य के अंदर इसके बाद जो चौथा टॉपिक चलता है वाक्य रचना में, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्ट, तो आप हाथ ऊंचा करके कहते हैं कर्म, और हाथ ऊंचा करके कर्म तो आप कहते हैं कि ऑब्जेक्ट। छोटी सी पहचान है, क्रिया के नाम को ऑब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया जो होती है उसके नाम को ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक सेंटेंस से राम जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। राम बाजार जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। राम खेलता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन राम क्रिकेट खेलता है, तो खेलना उसकी वर्ब है, लेकिन क्या चीज खेल रहा है, क्रिकेट जो शब्द है वो उसका ऑब्जेक्ट है। इसके 2 रूप होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट, निर्जीव कर्म और सजीव कर्म। निर्जीव कर्म आपके सिलेबस के अंदर अभी आगे पता पड़ेगा। इसी प्रकार से सेंटेंस में समय होता है, समय के भी 2 रूप होते हैं। और इसी प्रकार से आपके सेंटेंस में स्थान होता है, स्थान के भी 2 रूप हो सकते हैं, राम
बाजार की दुकान नंबर 4 पर खड़ा था। तो बाजार एक स्थान शब्द है और दुकान नंबर 4 जो है वो भी एक स्थान शब्द है। और इसी प्रकार से समय के 2 रूप होते हैं। आपको रविवार को 2 बजे विद्यालय आना है, तो रविवार भी एक समय शब्द है और 2 बजे भी समय शब्द है। इस प्रकार से वाक्य रचना आपके अंग्रेजी की इस तरह से की